हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोशन कुमार रोशन एजुकेशन से। रोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने लोग 9th का सिलेबस डिस्कशन कर लिए थे। आज जो लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ था उनका यानी 10th का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग भली बातें जानते होंगे कि मतलब साइंस के 3 पार्ट हैं, यानी साइंस के 3 भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अपने लोग आज तो सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने लोग फिजिक्स का सभी चैप्टरों के बारे में देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर हैं और क्या क्या पढ़ना है। क्लास 10th का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? सबसे पहले यही बात आएगा दिमाग में। जैसे पढ़े प्रकाश का परावर्तन क्या है, दिमाग में आया कि प्रकाश का परावर्तन है क्या और इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। जैसे प्रकाश किसी वस्तु से या किसी सतह से टकराकर मुड़ जाना, यानी वापस लौट आना, टकराकर, उन्हीं को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। उनके बाद प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जो है अच्छा, प्रकाश सबसे अधिक चाल किस माध्यम में होता है प्रकाश का? तो सबसे अधिक चाल प्रकाश का होता है निर्वात में। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में अपने लोग प्रकाश के अपवर्तन क्या है? जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, जैसे वायु से, यानी प्रकाश वायु से पानी में जाना, वही हुआ प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद अपने लोग पढ़ेंगे और तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का मानव नेत्र, यानी अपने लोग का आँख, समझ रहे हैं ना, आँख के बारे में पर मानव नेत्र यानी आदमी, हम लोग, आप लोग, मम्मी पापा, मतलब सब चीज़ का आँख के बारे में पढ़ेंगे। आँख में क्या क्या होता है और अपने लोगों का आँख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, बोलिए तो कमेंट कीजिएगा कि अपने सब का लेंस, मानव का लेंस, मानव का नेत्र किस लेंस की तरह बिहेव करता है। तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। मानव किस लेंस की तरह बिहेव, मानव का आँख नेत्र किस लेंस की तरह बिहेव करता है? उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। चलिए, तो उसके बाद हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा किसको कहेंगे? जैसे अपने लोग के घर में होगा, मोटर होगा, उसमें पाइप लगा होगा, मोटर को स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, उससे पानी का फ्लो होने लगता है, पानी का फ्लो हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे तार के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा उन्हीं को विद्युत धारा कहेंगे। समझ रहे हैं? तार के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही शॉर्ट में विद्युत धारा कहेंगे। उनके बाद आ जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है, इन सब के बारे में। ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानेंगे। मतलब फिजिक्स का अंतिम चैप्टर हुआ ऊर्जा का स्रोत। तो अपने लोग को ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया? जैसे सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा से अपने लोग क्या करते हैं? जैसे सौर प्लेट में यूज होता है, अपने लोग सौर कुकर में यूज करते हैं। सौर प्लेट से खाना सौर ऊर्जा से अपने लोग खाना बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो सौर ऊर्जा से खाना भी बनाती है। इस ऊर्जा के स्रोत सब के बारे में पढ़ेंगे, पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। आप लगभग जो है फिजिक्स में क्या 6 गो चैप्टर है, इतना बेहतरीन तरीका से अपने लोग पढ़ेंगे कि अपने लोग को मज़ा आने वाला है, पूरा फुल्ली मज़ा आएंगे। हम पढ़ाएंगे पूरा मस्ती के साथ पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ? प्रकाश के परावर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, मानव नेत्र हुआ, विद्युत धारा हुआ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे फिजिक्स में। उनके बाद आते हैं अपने लोग केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या सबसे पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण।
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को ही मान लीजिए रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन है क्या? रासायनिक परिवर्तन वह हुआ जैसे अपने लोग कागज़ को जला दिए, कागज़ को जला के वो राख बन गया, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। उनके बाद रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन वह हुआ कि जैसे में अपने लोग पानी से बर्फ़ बना दिए, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। इस के बारे में अपने लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो उनके बाद पढ़ेंगे अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल, भस्म तथा लवण पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में, केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर में अम्ल, भस्म तथा लवण पढ़ेंगे। तो ये हुआ अम्ल। अम्ल मतलब एसिड, बेस, साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। तो एसिड क्या होता है? सबसे पहले यही ख्याल आएगा कि एसिड होता क्या है। एसिड वह होता है जो स्वाद में खट्टा हो। क्या खट्टे अपने लोग आया होगा, खट्टा क्या है? नींबू का रस। सोचिए नींबू का रस खट्टा नहीं होता है। जो स्वाद में खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। उनके बाद जो H+ आयन देता हो, जो H+ आयन देता हो। उनके बाद हो गया जो H+ आयन देता हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, जो स्वाद में खट्टा हो, जिनका pH मान 7 से कम 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 हो उसे एसिड यानी अम्ल कहेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से भस्म पढ़ लेंगे, लवण पढ़ लेंगे। धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु के बारे में पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में। धातु, धातु क्या होता है? धातु, तो धातु के बारे में यह पढ़ेंगे कि मतलब जिनको ठोकते हैं तो टन टन, जैसे ठोकते हैं ना, टन टन की आवाज़ आता है, टन टन की आवाज़ आता है, वो धातु। और जिनको ठोकते हैं और टन टन की आवाज़ नहीं आता है, खटखट की आवाज़ आता है, उन्हें अधातु कहेंगे। जैसे लोहा को ठोकते हैं टन टन की आवाज़ आता है, जैसे पत्थर को लोहा के ठोके टन टन का आवाज़ आया, लोहा पे लोहा के ठोके टन 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 की आवाज़ आया, वैसे। उनके बाद हो गया अधातु। अधातु हुआ जैसे अपने कोयला को चूरते हैं खटखट, लकड़ी को काट के खटखट, इन सब का आवाज़ आता है, उसे अधातु कहते हैं। कार्बन तथा इनके यौगिक, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कार्बन आया, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन अपने आप लोग खूब सुने होंगे, कार्बन 7th क्लास में, 8th क्लास में, हैं, 9th क्लास में। अब देखिए 10th क्लास में भी कार्बन तथा इनके यौगिक है। तो सबसे पहले कार्बन का संकेत होता है C। कार्बन का संकेत क्या हुआ? C। इनका परमाणु संख्या हुआ कितना? परमाणु संख्या हुआ 6, मतलब एटॉमिक नंबर हुआ 6। एटॉमिक मास हुआ 12। एटॉमिक मास लगभग 12 हुआ, यानी 12 हुआ। और इसमें सरलतम जो है, इसमें सरलतम हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? सरलतम हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ेंगे। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? CH4 यानी मीथेन। मीथेन क्या हो गया? सरलतम हाइड्रोकार्बन। CH4 मीथेन क्या होगा? सरलतम हाइड्रोकार्बन। CH4 मीथेन क्या होगा? सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो अपने लोग अभी क्या क्या बताए हैं? कार्बन तथा यौगिक के बारे में, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन का परमाणु संख्या हुआ कितना? एटॉमिक नंबर हुआ कितना? 6 हुआ। कार्बन का एटॉमिक मास कितना हुआ? परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? लगभग 12 हुआ। कार्बन का संकेत C हुआ। उसके बाद सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? मीथेन हुआ, CH4 यानी मीथेन। अब आ जाते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है? उनके बाद चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसमें पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल इसमें आवर्त के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आवर्त के बारे में
अध्ययन करेंगे। तो सीधी लाइन, जो सीधी लाइन होगा, सीधी लाइन यानी क्षैतिज लाइन, क्षैतिज यानी क्षैतिज, सीधी लाइन को क्षैतिज कहते हैं। इनको कहेंगे आवर्त। आवर्तों की संख्या हुआ 7 यानी 7। और जो खड़ा लाइन होगा यानी ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहेंगे। वर्ग, आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है? वर्ग है 18। कितना है? 18। कुल वर्ग की संख्या 18, कुल आवर्त की संख्या 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जिनको कहते बोलिएगा तो? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले को कहते हैं। उनके बाद अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पर बनाया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है, मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया गया है पीरियोडिक टेबल को। तो अपने लोग समझ लिया कि मतलब सीधी लाइन को आवर्त कहते हैं और खड़ी लाइन को वर्ग कहते हैं, यानी खड़ी लाइन को वर्ग कहते हैं, और सीधी लाइन को क्षैतिज कहते हैं, और खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहते हैं। वर्ग की 18 है, टोटल वर्ग आवर्त सारणी में 18 है, और क्षैतिज है 7 यानी 7 है। उसके बाद अपने लोग को अंतिम चैप्टर है केमिस्ट्री का, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में अपने लोग भूमि के बारे में पढ़ेंगे, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे, वन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने लोग को लगभग क्या को चैप्टर हो गया? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 चैप्टरों के बारे में अपने लोग विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री में। तो अब चलिए चलते हैं बायोलॉजी की ओर। तो सबसे पहले बायोलॉजी में पोषण चैप्टर है, पोषण चैप्टर। तो पोषण चैप्टर में अपने लोग जैसे अपने लोग भोजन किए, उससे ऊर्जा मिला, उससे शरीर में वृद्धि हुआ है, तो मान लीजिए वही हुआ पोषण। उनके बाद इसमें इस चैप्टर में पाचन के बारे में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है बोलिएगा तो? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट कीजिएगा कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट में अपने लोग को HCl अम्ल पाया जाता है पेट में। अपने लोग पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है पेट में। उनके बाद आ गया श्वसन। हम, आप, मम्मी पापा, दादा दादी कौन चीज़ से सांस लेते हैं बोलिए तो? हैं? तो अपनी लोग का श्वसन अंग क्या हो गया? फेफड़ा हो गया। तो श्वसन में फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अपने लोग श्वसन जो करते हैं तो किनको ग्रहण करते हैं, किनको छोड़ते हैं? तो अपने लोग जो ग्रहण करते हैं O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, छोड़ देते हैं, निष्कासित कर देते हैं कि भागो, तू भागो, O2 का आओ तो आओ ना। तो ये वाला नियम अपने लोग को कि CO2 को भगा दिए, O2 को ला लिए। तो श्वसन में अपने लोग ये सब पढ़ेंगे। उनके बाद परिवहन में अपने लोग पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन में अपने लोग हृदय के बारे में। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। हृदय के 4 कक्षों के बारे में पढ़ लेंगे। अच्छा, O2 का परिवहन कौन करता है बताइएगा तो? O2 का परिवहन कौन करता है? रक्त में O2 का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, यानी रक्त में O2 का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन Hb, यानी हीमोग्लोबिन रक्त में O2 का परिवहन करता है। उनके बाद आ जाता है उत्सर्जन में अपने लोग किडनी यानी वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय में इसमें हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे अपने लोग। हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे अपने लोग, नियंत्रण एवं समन्वय में, और दिमाग यानी ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आया जनन। तो सबसे अधिक
फेवरेट चैप्टर मानता विद्यार्थी इसको चुपके से पढ़ेगा, दिखा के पढ़ेगा, सब दोस्त में बोलेगा अरे जनन चैप्टर स्टार्ट, हम जो पढ़ाएंगे मजा आएगा, जनन चैप्टर स्टार्ट हुआ, पूरा मजे से स्कूल जाते हैं चुपचाप बोलता जनन चैप्टर मजे में पढ़ते। और सबसे अधिक पढ़े जाने वाले चैप्टर हुआ 10th क्लास में जनन चैप्टर। उनको मस्ती से भी पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन को। तो आप बताइए कि मतलब जनन में पढ़ेंगे कि महिलाओं में मासिक धर्म कितने दिनों पे आता है, कितने दिनों का मासिक चक्र होता है। मासिक चक्र जो है 28 दिनों का होता है। मासिक चक्र कितने दिनों का होता है महिलाओं में? 28 दिनों का। उनके बाद इसमें पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, कि मानव शरीर में, मानव के प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हाँ, तो पुरुष में कौन कौन क्रोमोसोम हुआ? पुरुष में क्रोमोसोम कौन कौन क्रोमोसोम पाए जाते हैं? पुरुष में यानी मेल में, एक मिनट, मेल में X और Y क्रोमोसोम पाए जाते हैं मेल में। और फीमेल में कौन क्रोमोसोम पाए जाते हैं? XX क्रोमोसोम फीमेल में पाए जाते हैं। तो अपने लोग के समाज में होता क्या है, जैसे में किन्हीं दो दंपति को यानी 2 गो बेटी होगी, 3 गो बेटी होगी, अब सोच वो पत्नी को मारपीट कर रही है, डंगा रही है, इससे अच्छा नहीं हो। और जिम्मेदार कौन है? बेटा बेटी पैदा करने के लिए जिम्मेदार पुरुष यानी मेल है। क्या कि इनमें X और Y गुणसूत्र है। X और Y गुणसूत्र मिलकर यानी फीमेल का X गुणसूत्र और मेल का Y गुणसूत्र मिल करके बेटा को जन्म देते हैं। और फीमेल का X गुणसूत्र और मेल का X गुणसूत्र मिलकर बेटी को जन्म देते हैं। यानी बेटा बेटी पैदा करने का जिम्मेदार है कौन? मेल। अपने समाज में दोष किनको दिया जाता है? जो शिक्षित है उनको कोनो बात ना, वो शिक्षित हो गए हैं, उसको कोई परेशानी नहीं है, वो समझ रहे हैं। और इतना भ्रामकता फैला हुआ है कि महिला को दोष दिया जाता है, उनको कष्ट दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने लोग हुए यानी पुरुष लोग हुए, यानी बेटा यानी बेटा और बेटी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हुए पुरुष लोग हुए। तो इन सब के बारे में मज़े से पढ़ेंगे, मज़े पे। और आनुवांशिक तथा जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आनुवांशिक के बारे में जैसे दादा दादी का लक्षण है, पप्पा माया पिता श्री में आ गया, उनका लक्षण हम लोग में आ गया। यानी आपका दादा दादी का लक्षण पिता श्री में आया, पापा में आया, पापा का लक्षण आप में गया। जैसे हम लोग का, हमारा दादा का लक्षण मेरे पिताजी में आए, पिताजी का लक्षण हम में आए, हमसे अब अगला जनरेशन में जाएंगे। आनुवांशिकी में यही सब पढ़ेंगे। और जैव विकास के बारे में हमारा पर्यावरण में पढ़ेंगे, अपने वन के बारे में, ज़मीन के बारे में, भूमि के जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण में। तो दोस्तों बायोलॉजी में क्या कुछ चैप्टर हुआ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बायोलॉजी में 8 चैप्टर हुए। 8 चैप्टर के विस्तार रूप से अपने लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग ने थोड़ा झलक दे दी है क्या क्या पढ़ना है। तो हुआ 6 गो चैप्टर हो गया फिजिक्स में, उसके बाद हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो चैप्टर हो गया केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पूरा मज़े से पढ़ना है। उनके बाद हो गया 8 गो चैप्टर बायोलॉजी में। तो दोस्तों आज अपने लोग का डिस्कशन ख़त्म हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब क्लास को ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।